रिवीजन क्लास के तौर पर थोड़ा सा गति में मैं पढ़ाऊँगा, तो पहले से भी ऐसे हमने ये करवा रखा है सारे टॉपिक, लेकिन फिर भी रिवीजन आपका अच्छा बेहतर होगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। अगस्त के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है कि चुनाव से पूर्व भी आपका TRE 4 हो जाए, ठीक है। चुनाव से पूर्व नहीं होता है तो चुनाव के जस्ट बाद हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि आपका चुनाव के पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारी पूर्ण करके रखिए आप लोग, तैयारी में कमी मत छोड़िए। चलिए, सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भूगोल लिखा हुआ है। भूगोल, जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी गोल है। शुरुआती दौर में यही माना जाता था और इसी से एक सब्जेक्ट बना, वो था भूगोल, यानी पृथ्वी गोल है। सबसे पहले तो भूगोल विज्ञान में यही खोज हुई कि पृथ्वी कैसी है, चिपटी है, गोल है, क्या है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी गोल है, इसी बात को साबित किया गया और यहीं से एक जो कह सकते हैं विषय के रूप में भूगोल आता है। तो नाम ही ज्योग्राफी पड़ जाता है इसका, पृथ्वी गोल है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। आजकल थोड़ा सा वोल्टेज, जब से ये फ्री हुआ है ना, तब से वोल्टेज का बहुत ज़्यादा, लाइटिंग का ये दिक्कत हो रहा है। चलिए, भूगोल, भूगोल एक क्या है, विकासशील विज्ञान है जिसका जो अध्ययन है पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही आरंभ हो गया था, ठीक है। और इसका जो स्वरूप है वो समय के अनुसार बदलता रहा। शुरुआती दौर में हम लोग केवल पृथ्वी के अध्ययन को ही इसके अंतर्गत पढ़ते थे, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया भूगोल। लेकिन आगे चल करके इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट शामिल किए गए, आगे मैं चर्चा करूंगा। भूगोल भी कई भागों में बट जाएगा। भूगोल लैटिन भाषा जो शब्द है जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, याद रखेंगे। जियो का अर्थ ही होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब ही होता है अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी का अर्थ हुआ, ठीक। उसके बाद कई बार पूछ देगा कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे भूगोल के पिता के संदर्भ में आपको कई प्रश्न जो है थोड़ा बहुत अलग हट के पूछा जाता है। तो कई जगह जो है आपको ज्योग्राफी का पिता, भूगोल का पिता हिकेटियस को माना जाएगा, लेकिन कई बार वो ज्योग्राफी का पिता ना पूछ करके क्या पूछ देता है कि गणितीय भूगोल का पिता कौन है। तो याद रखिएगा, गणितीय भूगोल जो है उसके पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और अगर पूछे कि आधुनिक भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा आधुनिक भूगोल का पिता हमबोल्ट हैं और मानव भूगोल का पिता जो है रेटजेल को कहा जाता है। तो यहाँ पर 3-3, 4-4 क्वेश्चंस जो है बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भूगोल सीधे पूछे तो हिकेटियस, अगर पूछ दे गणितीय भूगोल तो इरेटोस्थनीज, आधुनिक भूगोल पूछ दे तो हमबोल्ट, मानवीय भूगोल पूछ दे तो रेटजेल। ये चारों जो है पिता ही है भूगोल का, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। ये अलग अलग भूगोल का ही पार्ट हो जाता है। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर भूकेंद्रीय स्थिर सिद्धांत किसने दिया था? भूकेंद्रीय स्थिर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये प्लेटो ने दिया था। सूर्य केंद्रीय स्थिर सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। और इसी ने बोला था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और सारे ग्रह जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेटो ने जो दिया था सिद्धांत कि जो पृथ्वी है पूरे सौरमंडल के बीच में, ये गलत था सिद्धांत। आगे चल करके देखिए ज्योग्राफी क्या होता है, इसमें सुधार होते जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज़ अभी आप पढ़ लिए तो आगे चल के वो सही ही रहेगा, गलत भी हो जाएगा। जैसे हम लोग ग्रह उपग्रह पढ़ते हैं कि शनि के पास, तो वो बढ़ते रहता है। अभी 146 तक शनि के पास उपग्रह हो गया है, ठीक है। पहले 9 ग्रह पढ़ा जाता था, फिर 8 ग्रह हो गया। तो भूगोल है ऐसा, चूंकि हम लोग अभी जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो अभी तक हम लोग अगर पृथ्वी के अंदर जाएं तो मात्र 12 किलोमीटर ही अंदर तक पहुँचे हैं, जबकि पृथ्वी की अगर देखी जाए गहराई तो लगभग 6900 किलोमीटर है, ठीक है। तो वहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा है। साइंस 12 किलोमीटर ही नीचे गहराई तक गया, इसके नीचे गया ही नहीं है। तो उसके नीचे जो भी हम लोग ज्ञात करते हैं सब अंदाज़ा लगा करके ही बहुत सारे तत्व को लेकर के ज्ञात किया जाता है। और अगर बात किया जाए ब्रह्मांड में, तो अभी तक हम लोग अपने पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह जो है शुक्र ग्रह तक ही पहुँचे हैं या मंगल ग्रह तक पहुँचे हैं, उसके बाहर अभी तक वैज्ञानिक पहुँचा ही नहीं है। तो जो भी है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें क्या होता है, भूगोल शास्त्री खोजते रहते हैं, तो इसमें अपडेटेड होते रहता है। तो ये नहीं है कि अगर मैं अभी पढ़ा दिया तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कोई चीज़ अपडेट हो गया होगा और मेरा नोट्स जो है थोड़ा पुराना हो गया, तो वो थोड़ा हो सकता है कि वहाँ पे
लेकिन वो कहीं कहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा भूगोल ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आपको हर एक बार देखने को मिलता है, क्योंकि ये विकासशील विज्ञान है। भूगोल क्या है? विकासशील विज्ञान, इसमें परिवर्तन होते रहेगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि नए नए आविष्कार होते हैं। कैमरा भी हाई रिजोल्यूशन का खोजा गया है, जिससे कि अभी आकाशगंगा को देखना आसान हो गया, पहले की अपेक्षा में ग्रह को देखना आसान हो गया। तो धीरे धीरे जो है वो सब जब खोज होता है तो नए नए साइंस का भी जो है वहाँ पे डिस्कवरी होता है, खोज होता है, ठीक है। चलिए, तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पे करते हैं, ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस, केपलर ने कहा था, ठीक है। सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, ये बात केपलर कहा था। और पूरे सौरमंडल के केंद्र में कौन है? तो सूर्य है। सूर्य केंद्रीय स्थिर का सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा अपने अपने पथ पे, दीर्घाकार जो वृत्ताकार पथ है उस पे करते हैं, ये बात किसने बोला था? केपलर। तो ये क्वेश्चन केपलर का जो है ये बार बार पूछता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये बात किसने कहा? तो ये बात कहा था केपलर ने। जबकि पूरे सौरमंडल के केंद्र में जो है सूर्य है, यानी सूर्य जो है केंद्र में है, ये बात बोला था कोपरनिकस ने। तो ये दोनों याद रखिएगा। अभी जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेंटेरे के द्वारा जो माना जाता है वो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है वो बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से ही। ऐसे कई सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ही है, ये याद रखना है। जॉर्ज एब लेमेंटेरे इनका पूरा नाम था। तो पूछ सकता है कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटेरे आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मांड क्या है? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है, यानी जो दिखता है वो भी ब्रह्मांड का पार्ट है, जो नहीं दिखता है वो भी ब्रह्मांड का ही पार्ट है। जैसे अगर आपको ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा देती है पृथ्वी पर सभी जीवों को, लेकिन आपको वो दिखता नहीं है कि आपके शरीर में कैसे ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। ऊर्जा को कोई देख नहीं सकता है किस रूप में है, ठीक है, अदृश्य रूप में है वो। तो वो भी आपका ब्रह्मांड का ही पार्ट है। जो दिख गया वस्तु, ग्रह, चंद्रमा, उल्का पिंड, सारे क्या है? ब्रह्मांड के ही पार्ट। तो ये याद रखना है, जो दिखता है वो भी, जो नहीं दिखता है वो भी, सारे ब्रह्मांड के पार्ट होते हैं। भूगोल का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो दो भाग में किया गया है, एक मानव भूगोल, एक भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग ग्रह, उपग्रह, जो भी फिजिकल जो फेनोमिना है उसकी हम चर्चा करते हैं। नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध, किस प्रकार से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब पढ़ते हैं। चट्टान की संरचना, कितने प्रकार के चट्टान है, भूक्षरण, निक्षेपण, अपर्दन चक्र, ये सब के बारे में हम लोग जो है भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। मानवीय भूगोल में हम लोग क्रिया, मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, ये सब के बारे में हम लोग मानवीय भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी पे फोकस करेंगे। ब्रह्मांड अभी तुरंत हमने बताया अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है, जो जिसमें भार है, जो आपको दिखता है, जिसको आप टच करते हैं वो भी है, जो आपको नहीं दिखता है, ऊर्जा आपको दिखेगा नहीं। सूर्य एनर्जी का सोर्स है पृथ्वी पर, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है कि कैसे सूर्य एनर्जी दे रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के माध्यम से पौधे भोजन तैयार करते हैं, भोजन और पौधे से हम लोग भोजन लेते हैं, वो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, और डायरेक्ट भी ऊर्जा मिलता है सनलाइट से, ठीक है। चलिए, महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? क्योंकि यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो उसके बारे में जानेंगे। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिससे पृथ्वी या ब्रह्मांड बना है वो अत्यंत ही छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर क्या थे? स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं द्रव्यमान क्या था? अनंत था, और तापमान अनंत था। क्या हुआ? अत्यधिक संकेंद्रण के कारण उसमें एकाएक क्या हुआ कि विस्फोट हो गया। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमने भेज दिया है, इसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक क्या हो गया? विस्फोट हो गया, और वही विस्फोट से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड का पहले निर्माण होगा, फिर आकाशगंगा का निर्माण होगा, और ब्रह्मांड में 100 माना जाता है कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारा है, और उसी तारा में से सूर्य भी एक तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो हमारा जो सौर मंडल है, हमारे नजदीक का सबसे जो तारा हुआ वो सूर्य हुआ। सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। तो ये आपको याद रखना है, सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, मैं थोड़ा सा वोल्टेज ठीक कर लूँ, थोड़ा लाइटिंग का ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग लाइन पे ही बने रहिएगा।
अब देखिए ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए जो है एक बार क्या हुआ कि कई सिद्धांत तो दिए गए, लेकिन अभी तक साबित बस एक यही सिद्धांत जो है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, इसको साबित करने का जो प्रयास किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, इसको बोला गया लार्ज हेडेड कोलाइड। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए कहाँ पर, तो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वहाँ पर हेडेड कोलाइड LHC क्या हुआ, लार्ज हेडेड कोलाइड करवाया गया, एक प्रयोग किया गया और इसमें प्रोटॉन बीमों का लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। तो हिग्स बोसोन कई बार पूछा हुआ है, जो पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड का जिस कण से निर्माण हुआ है उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो उस कण का क्या नाम है, तो याद रखिएगा हिग्स बोसोन। उस कण का क्या नाम है, हिग्स बोसोन, जिसमें कि ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और उसी आकाशगंगा में जो है आपका पृथ्वी का भी आकाशगंगा है, जिसको कि मंदाकिनी या देवयानी कहा गया है, मंदाकिनी या देवयानी कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ओहो साउंड, सॉरी साउंड नहीं जा रहा था। अब साउंड जा रहा है क्या, अब साउंड जा रहा है? क्या अब साउंड जा रहा है, जरा बताएंगे। चलिए, ये महाविस्फोट जो सिद्धांत है इसका जो है प्रयोग किया गया, लार्ज हेडेड कोलाइड नामक एक महाप्रयोग किया गया था, LHC इसको कहा गया है, लार्ज हेडेड कोलाइड, जिससे कि पता चला कि ये पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है एक कण से हुआ है, जिसको कि हिग्स बोसोन नाम दिया गया। और ब्रह्मांड में इससे अंदाज़ा लगाया गया कि अनुमानतः कितना है, 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं और हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या देवयानी भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, जिसका कि आकार क्या है, सर्पिलाकार है। तो ये याद रखिएगा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा है। ठीक है, जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसके सबसे नज़दीक का आकाशगंगा आपका कौन सा है, तो ये याद रखना है एंड्रोमेडा। और सबसे नज़दीक का जो तारा है सूर्य है, और सूर्य के बाद अगर उसको छोड़ दिया जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक का तारा है। चलिए, ये सब हो गया। ये आपका जो है किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये आपका आकाशगंगा है, जो कि बहुत सारे जो गैस हैं और साथ साथ जो है तारों की निर्माण की प्रक्रिया इसमें चल भी रही है। ठीक है, कुछ तारे बन जाते हैं, कुछ उसमें से बन रहे होते हैं, कुछ तारे ख़त्म हो रहे होते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे रहते हैं, आप सोच सकते हैं। और ऐसे ऐसे लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। तो यानी हम लोग जो है इस पूरे संसार में एक कण के बराबर भी नहीं हैं, यानी पृथ्वी ही कण के बराबर नहीं है इस संसार की तुलना में, तो हम आप तो नगण्य हैं, इतना ही जानिए। ठीक है, चलिए, अब ये सौरमंडल है। सौरमंडल में आपको पता होगा 8 ग्रह हैं। ये सूर्य है आपका, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह मरकरी है, याद रखिएगा। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। उसके बाद आपका वेनस यानी शुक्र ग्रह है। उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी है। उसके बाद आपका मंगल ग्रह है। उसके बाद आपका बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। इसका रंग जो है धब्बेदार यानी पीला कलर का होता है। ये सेटर्न है, शनि ग्रह है। ठीक है, इसमें 7 वलय होते हैं जो इसको सुंदर आकृति देते हैं। यूरेनस उल्टा लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को। और सबसे दूर जो है वरुण, और जो प्लूटो था उसको अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये आपके टोटल 8 क्या हैं, ग्रह हैं जो सौरमंडल के पार्ट हैं। तो सूर्य और इसके जो 8 ग्रह हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको तेज़ी से दे दूं, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दे। ठीक है, अब देखिए हमारे सौरमंडल में सूर्य ग्रह और उपग्रह, तारे, उल्कापिंड शामिल हैं। और सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थिर है, तो याद रखिएगा सूर्य है। और 7-8 जो ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किस क्रम में है वो भी हमने आपको बता ही दिया। और ये अंडाकार मार्ग पे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बृहस्पति जो है इसके पास अभी इसकी उपग्रहों की संख्या बढ़ चुकी है, ये 95 हो गया है, लगभग 95 उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा अभी 146 के आसपास हो गया है शनि के पास। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो याद रखना है आपको, शनि के पास है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसके पास लगभग 95 उपग्रह हैं। ठीक है,
बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये सूर्य की परिक्रमा जो है बृहस्पति 11.8 वर्ष 6 वर्ष यानी लगभग 12 वर्ष में कर लेता है। बुध बहुत कम दिन में करता है, 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। मंगल 687 दिन में करेगा। पृथ्वी आपका 365 दिन लगभग 6 घंटे में सूर्य की चारों ओर की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ये सब पूछता नहीं है लेकिन एक बार आपको हमने बता दिया। अगर पूछे विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है, या सबसे बड़ा ग्रह पूछे तब भी आपको बृहस्पति बोलना है। उसके बाद सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, चूंकि यह पृथ्वी पर से दिखाई देता है शाम और सुबह के टाइम पे, इसीलिए। और चूंकि पृथ्वी के ही लगभग साइज का है दोनों, तो इसलिए उसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह है कौन, तो शुक्र। क्यों गर्म है, तो उस पर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है, जिस कारण से वो एक गैस चैम्बर के रूप में बन जाता है, जिस कारण से उसको जो है सबसे गर्म ग्रह माना गया है। क्योंकि आप कहेंगे कि सूर्य के नज़दीक बुध है तो बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं। जैसे आप खाना बनाते हैं तो आप सामान्य बर्तन में खुला बर्तन बनाइए और आप प्रेशर कुकर में बनाइए, तो प्रेशर कुकर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है गैस बाहर निकलता नहीं है। उसी प्रकार से शुक्र के ऊपर जो बादल छाया हुआ है वो उसको बाहर निकलने देता नहीं है, जो पृथ्वी वो वहाँ के जो धरातल तक जो टेम्परेचर पहुँचता है। ठीक है, तो शुक्र सबसे गर्म है और चमकीला ग्रह भी है, याद रखिएगा शुक्र। पृथ्वी की बहन भी शुक्र है और इसको प्यार की देवी के रूप में भी पूजा जाता है यूनानी देशों में, यानी आप ग्रीक देश कह सकते हैं, एशिया और यूरोप के बॉर्डर वाले देश में। रात में यह लाल दिखाई देने वाला ग्रह होता है मंगल ग्रह, फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है, लाल है। तो कई बार पूछ देगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे जो नज़दीक का ग्रह सूर्य का वो आपका बुध हो गया। और दूसरा क्या है कि सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध है, सबसे चमकीला आपको पता चल ही गया। सांझ का तारा भी पता चल गया, सबसे निकट का ग्रह बुध भी पता चल गया। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण होगा। और सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण होगा। लेटा हुआ ग्रह पूछे तो अरुण है। दो ग्रह उल्टा गति करते हैं, एक आपका अरुण और दूसरा शुक्र, ये दोनों उल्टा गति करते हैं, यानी यहाँ पर सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम में होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी गति जो है वो आपका, जैसे अन्य ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमते हैं, तो ये ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन कौन सा, तो अरुण और शुक्र, ये दोनों उल्टे ग्रह हैं, उल्टा घूमते हैं। ठीक है, और लेटा हुआ ग्रह किसको कहा गया है, तो अरुण को, चूंकि वो अपने अक्ष पे बहुत झुका हुआ है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो वो एक गैस की तरह है, तो वो है शनि। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह अभी तुरंत हमने बताया शुक्र, मीथेन गैस के बादल कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है जो कि किसका है, तो याद रखिएगा बृहस्पति का है, गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो आपका सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखना है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, कई बार हरित ग्रह भी पृथ्वी को ही कहा जाता है, याद रखिएगा हरित ग्रह। ठीक है, हरित ग्रह। उसके बाद फोबोस और डिमोस जो है मंगल के दो उपग्रह हैं, ये याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, अगर साइज की बात करें तो साइज में सबसे बड़ा याद रखिएगा कौन सा है, तो बृहस्पति है। उसके बाद शनि आ जाता है, उसके बाद अरुण है, वरुण है। और पृथ्वी जो है साइज की आकृति से तो देखा जाए तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके बाद इससे थोड़ा छोटा शुक्र है, लगभग पृथ्वी के बराबर, ये थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद मंगल है, सबसे छोटा बुध है। तो ये साइज वाला भी आप सिस्टमेटिक याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए सूर्य के बारे में जानिए। उस पर दो तरह का गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रहा है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। जब दो नाभिक आपस में जुट करके जब ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो संलयन होता है। ठीक है, और विखंडन जब एक भारी नाभिक टूट करके अन्य नाभिकों में विखंडित होते हैं। चलिए क्षेत्र पर, ये तो पृथ्वी के बारे में है। पृथ्वी पर लगभग जो जल है वो 71% भाग में क्या है, जल ही है। ठीक है, बाकी सब पूछेगा नहीं तो एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, बीपीएससी का फेवरेट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड याद रखिएगा, लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड। और जो है 1.5 से 2 मिनट चंद्रमा का लाइट पृथ्वी पर आने में लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट में 24 घंटा लगभग उसको माना जाता है।
पृथ्वी की परिक्रमा अवधि 365 दिन अगर पूरा देखा जाए तो 6 घंटे भी है, तो यही 6 घंटे जुट करके 4 वर्ष पे लीप वर्ष बन जाता है, जो कि आपका चौथा वर्ष जो है लीप वर्ष उसमें फरवरी 29 का हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चंद्रमा के बारे में जानिए। चंद्रमा जो है वो इसका व्यास लगभग 3476 किलोमीटर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे में करती है। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से वहाँ साउंड या कोई भी चीज़ आप सुन नहीं सकते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.5 मिनट कह सकते हैं, 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब आ जाइए बुध के बारे में जानिए। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है बुध का, कि इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है, मात्र 88 दिन में ही कर लेता है। ठीक है, क्योंकि नज़दीक है तो उसका जो कक्ष है वो छोटा है तो जल्दी कर लेता है। उसके बाद है शुक्र, वेनस जिसको कहा गया इंग्लिश में। इसका जो है इसका निकटतम ग्रह जो है वो पृथ्वी का शुक्र ही है और सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र को ही माना जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और उस पर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, प्यार की देवी आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। ठीक है, और यह अन्य ग्रहों के विपरीत यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी अगर पूछे कैसे परिक्रमा करती है तो पश्चिम से अपने अक्ष पे, तो अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, लेकिन ये जो है अरुण और शुक्र ये पूरब से पश्चिम घूमता है, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद है मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण, फेरस कोई आयरन भी लिख देते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका ओलिम्पस मेसी जो है वो आपका मंगल ग्रह पर ही है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी इसी ग्रह पे है। किस पे? तो मंगल ग्रह पे, याद रखिए निक्स ओलंपिया जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। अगर पृथ्वी पे पूछे सबसे ऊंचा पर्वत तो आपको तो एवरेस्ट बोलना है, लेकिन अगर सौरमंडल में पूछे तो निक्स ओलंपिया जो है वो आपका मंगल ग्रह पे ही है, याद रखिएगा। ये पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। उसके बाद आइए शनि के बारे में जानिए। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसकी विशेषता है कि यह इसके तल के चारों ओर आप देखेंगे 7 वलय जो है इसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद कुल वलयों की संख्या 7 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगर पूछे कि पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो वो है बृहस्पति का, वो गैनीमेड है। लेकिन अगर पूछे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टाइटन, याद रखिएगा नाम। उसके बाद अरुण के बारे में जानिए। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, चूंकि ये अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर शुक्र की तरह, तो 2 ग्रह को एकदम याद रखिएगा, शुक्र और अरुण उल्टा घूमता है। ठीक है, उसके बाद यह सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि लेटा मालूम होता है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटेनिया है। किसका? अरुण का। अब आते हैं वरुण के बारे में। यह हरे रंग का दिखता है। ठीक है, तो कई बार हरा ग्रह पूछे तो आपको वरुण बोलना है, हरित ग्रह बोले तब पृथ्वी बोलना है, नीला ग्रह पूछे तब पृथ्वी बोलना है। ठीक है, और अति शीतल मिथेन का बादल छाया हुआ है और इसके उपग्रह में ट्रिटोन प्रमुख है। सबसे बड़ा जो वरुण का उपग्रह है वो ट्रिटोन है। तो तीनों का नाम याद हो गया। पृथ्वी के बारे में आप जानिए, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसको यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा गया है। यह एकमात्र ऐसा सौरमंडल का ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जल भी इसी ग्रह पर है और जीवन भी इसी ग्रह पर। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण देखिए, आज बहुत सारा मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, थोड़ा रिवीजन तीव्र गति से कर रहा हूं, तो चूंकि ये सब चीज़ बहुत बार हमने पढ़ा रखा है। मैं क्लास लूँ चाहे नहीं लूँ, परेशान नहीं होना है आपको, सारा वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप देखेंगे तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अब आ जाते हैं पृथ्वी की बात करेंगे। पृथ्वी पर जो है भौगोलिक शब्दावली के बारे में जानेंगे। एक होता है परिभ्रमण या परिक्रमा करना। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसको हम लोग परिभ्रमण या परिक्रमा कहेंगे। लेकिन अपने अक्ष पे घूमना, ठीक है, घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति के कारण ही क्या हो जाएगा, दिन और रात होता है। लेकिन मौसम परिवर्तन की घटना जो होगी वो परिक्रमा के कारण होगा। ठीक है, और झुके हुए होने के कारण होता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना वो आपका जो है वो परिक्रमण गति पे डिपेंड करता है, लेकिन दिन रात का होना ये आपका घूर्णन गति पे, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है। जैसे ये पृथ्वी है
तो अपने धुरी पे भी घूम रही है, साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो धुरी पे जो घूमती है वो लगभग 24 घंटे में घूम जाती है, इस कारण से दिन और रात होता है। और पूरे सूर्य के चारों परिक्रमा जो करती है वो लगभग 365 दिन 6 घंटे में करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग के द्वारा एक चक्कर लगा लेती है, तो इसे वार्षिक परिक्रमा कहते हैं। इसी को वार्षिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। वार्षिक गति के कारण रात दिन छोटे बड़े होते हैं, वार्षिक गति के कारण। ठीक है, या परिक्रमण गति भी इसको बोलते, परिक्रमा चूंकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो इस कारण से दिन रात छोटा बड़ा होना इस पे डिपेंड करेगा। मौसम का परिवर्तन होना परिक्रमण गति पे डिपेंड करेगा, लेकिन दिन रात का होना वो घूर्णन गति, चूंकि 24 घंटा में ही दिन रात हो रहा है। तो याद रखिएगा, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, धुरी पे, तो वो घूर्णन हुआ और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण हुआ। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दैनिक गति भी घूर्णन गति को कहा जाता है, चूंकि दैनिक गति से ही दिन रात हो रहा है, तो घूर्णन गति को कई बार दैनिक गति भी लिखा रहता है। दैनिक गति, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के सामने में जो है चक्कर लगा लेती है तो यह दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक जो चक्कर लगाती है लगभग 23 घंटा 56 मिनट में लगा लेती है। ठीक है, इस कारण से ही पृथ्वी पर क्या हो जाता है, दिन और रात हो जाता है। तो याद रखिएगा, दिन और रात किसके कारण होगा, तो दिन और रात जो होगा वो आपका घूर्णन गति के कारण होगा, मौसम परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होगा, या वार्षिक गति के कारण होगा। ठीक है, मौसम परिवर्तन या दिन रात का छोटा बड़ा होना भी वार्षिक गति या परिक्रमण काल के कारण होता है। चलिए, उसके बाद विषुवत रेखा और देशांतर रेखा। अब देखिए, पृथ्वी पे 2 रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, ऐसा कोई पृथ्वी पर रेखा है नहीं। भूवैज्ञानिकों ने जो है, भूगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का जो यहाँ थोड़ा सा इमेज बना के मैं दिखा दूँ। जैसे ये पृथ्वी है तो एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींचा। ठीक है, तो इसी को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यानी ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। तो जो बीचों बीच रेखा बांटती है इसी को हम लोग भूमध्य रेखा, भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य में, या विषुवत रेखा इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश को बोला गया है, ये 0 डिग्री अक्षांश को, चूंकि ये काल्पनिक है। और इसके ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे जो समानांतर रेखा है उसी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी भी रेखा खींची गई है ग्लोब पर, ठीक है, वो सारी अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और देशांतर रेखा क्या हुआ, जब हम पृथ्वी को वर्टिकली 2 भागों में पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो ये रेखा क्या कहलाती है, आपकी देशांतर रेखा। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जो वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर, यानी आपका जो है जब वर्टिकली हम बांटेंगे पृथ्वी को 2 भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम, तो वो देशांतर रेखा कहलाएगा। देशों का अंतर, इससे समय निर्धारण होगा, तिथि निर्धारण होगा, और इससे हम कटिबंध निर्धारण करेंगे, कौन सा उष्ण कटिबंध होगा, कौन सा शीत कटिबंध होगा। जो जो हम बीच में आएंगे तो यहाँ सूर्य सामने पड़ेगा तो यहाँ पे जो होगा वो उष्ण कटिबंध होगा। जो जो हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वहाँ पे शीत कटिबंध बढ़ता जाएगा। नीचे भी अगर ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो शीत कटिबंध हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब पहले होगा आपका उष्ण कटिबंध, फिर समशीतोष्ण कटिबंध, फिर जो जा करके शीत कटिबंध। इस प्रकार से आपका अक्षांश में होगा। और देशांतर में जो जो हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो समय बढ़ता जाएगा। चूँकि जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री 24 घंटा में घूमेगी, तो 24 घंटा में अगर मान के चले 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है तो 1 घंटा में 360 बटे अगर 24 करते हैं, ठीक है, तो लगभग 30 डिग्री 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 दो 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण वो बनाती है। ठीक है, 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण बनाती है। चूँकि भारत जो है, अगर आप मैप पे देखिएगा तो 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पे है, तो यानी 15 यहाँ पे जो है 15 डिग्री पर 1 घंटा का समय बढ़ता है। चूँकि यहाँ क्या हमने लिखा, 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में वो 15 डिग्री बना रही है कौन, पृथ्वी। ठीक है, तो चूँकि ये 82.5 डिग्री भारत का मानक समय माना गया, जो आपका
इलाहाबाद का है मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो वो 82.5 डिग्री पे है। तो यानी 5.5 घंटा समय जो है, चूंकि पृथ्वी का जो गति होता है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर होता है, इस कारण जब हम पश्चिम से पूरब बढ़ते हैं तो वो समय बढ़ता जाता है और 5.5 घंटा हमारा आगे हो जाता है ग्रीनविच से, ठीक है। ये सब हमने अच्छे समझा रखा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चूंकि ये तेज़ी से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया, चलिए, हाँ चलिए, तो ये हो गया, यही सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको समझाया हुआ आप लोग देख लीजिएगा, हमने आपको समझा दिया। एक उपसौर अपसौर होता है, देखिए उप मुखिया होता है या उप मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुए, तो उप मतलब छोटा वाला पार्ट हुआ। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में छोटा दूरी हो, कम दूरी हो, तो उसको उपसौर बोलेंगे, और जब बड़ा दूरी हो तो उसको अपसौर बोलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए भारत में मानक समय का निर्धारण, चलिए ये सब हो गया। सूर्योच्च, अपसौर और उपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा गति के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा। कब होगा? तो 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को सूर्योच्च या क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा, जब ज़्यादा दूरी हो पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कम दूरी हो तो उसको उपसौर बोलते हैं। तो 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो इस स्थिति को सूर्योच्च कहेंगे, यानी अपसौर भी इसको कहते हैं। और 3 जनवरी को, ठीक है, 4 जुलाई को आपका पृथ्वी अपनी कक्षा में सर्वाधिक दूरी पे होगा, और 3 जनवरी को आपका पृथ्वी दूरी कम होगा। तो 3 और 4 में पहले याद रखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। 3 छोटा है तो छोटा दूरी, 4 बड़ा है तो ये तो आप 3 4 में कन्फ्यूज नहीं होगा। उसके बाद पहले महीना कौन आता है? जनवरी, यानी कम हुआ, जो बाद का हुआ, ठीक है, तो बाद में आएगा तो उसको बड़ा मान लेंगे जुलाई, और जनवरी पहले, तो ये छोटा मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका अप और ये उप में 3 जनवरी और अप में जो है 4 जुलाई याद रखना है आपको, ठीक है। तो उपसौर अपसौर का तिथि पूछते रहेगा। अब देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट। देखिए चंद्र ग्रहण, ऐसे चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा दिखाई नहीं, ग्रहण मतलब कोई चीज़ दिखाई नहीं देना, यानी चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगा? जब आप पृथ्वी पर तो है ही। चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगा? जब ये पूर्णिमा के दिन ये पूरा दिखाई देना चाहिए, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, अंधेरा छाया हुआ है। यानी जब सूर्य, चूंकि यहाँ पे तो 3 ही पिंड है, एक पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, तीसरा चौथा तो कोई है नहीं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगा तो क्या होगा कि पृथ्वी की छाया जो है ये चंद्रमा पे पड़ जाती है। तो ये जो चंद्रमा जो है दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण लग गया, ठीक है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, और ये जब भी होगी तो पूर्णिमा के दिन ही होगी, ठीक है। उसके बाद सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य का दिखाई ना देना। सूर्य कब नहीं दिखाई देगा बताइए? सूर्य कब दिखाई नहीं देगा? तो सूर्य तब दिखाई नहीं देगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ गया। अब देखिए पृथ्वी का जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ से दिख रहा है, बीच में चंद्रमा, तो सूर्य दिखेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे पृथ्वी पर एक साथ जो है आपका सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, कोई सा पार्ट में होगा कोई सा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसके समानांतर आ गया सूर्य और पृथ्वी के समानांतर चंद्रमा जिस क्षेत्र से आ गया तो वहाँ से वो सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो उस स्थिति में हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। और ये जब भी होगा तो अमावस्या के दिन होगा, तो समझ गए। यानी सूर्य का दिखाई नहीं देना, कब नहीं दिखाई देगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगी। और चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगा? जब सूर्य और पृथ्वी की, सूर्य की और पृथ्वी के बीच में, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और छोटा छोटा चीज़ कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख के रखिएगा तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए
अब देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे, चूंकि अब हम लोग पृथ्वी के अंदर पहुंचेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और फिर जो प्लेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। उसके पहले जो है चलिए सबसे पहले अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से निश्चित रूप से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब जानेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसे जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर में क्या है। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि अभी तक जो पृथ्वी पर मुश्किल से 12 किलोमीटर के अंदर तक की गहराई की ही खुदाई हो चुकी है, ठीक है। उससे अंदर ज़्यादा नहीं जाया जा सका है अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। अब चूँकि पृथ्वी का तो लगभग 6300 के आसपास जो है ये है गहराई है, ठीक है। व्यास आपने पढ़ा होगा, त्रिज्या। तो वहाँ तक हम लोग कैसे जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कई विधि अपनाते हैं, तो वो सब विधि की चर्चा होगी। खास करके उसमें जो आपका भूकंप आता है उस समय पता चल जाता है, क्योंकि जो तरंगे हैं एस तरंग पी तरंग, उसका एक विशेषता होता है। जैसे आपका एस तरंगे हैं वो लिक्विड होकर के पास नहीं करता है, तो ये सबसे अंदाज़ा लगाया गया वैज्ञानिक के द्वारा। या फिर ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, विस्फोट होता है, जब पृथ्वी के अंदर से जब गैस और जो है लिक्विड जो मैग्मा निकलता है, उससे अंदाज़ा लगा कि पृथ्वी के अंदर का जो पार्ट है वो क्या है, तरल अवस्था में है, ठीक है। तो ये सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी केवल परोक्ष वैज्ञानिक परमाणु से मिलते हैं, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसके आंतरिक भाग की तापीय और दाबीय दशा, ठीक है, विभिन्न परतों का अध्ययन, भूकंपीय तरंगों का आचरण, ज्वालामुखी उद्गार एवं उल्काओं से मिले हुए प्रमाण, उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर पाते हैं। प्रत्यक्ष कुछ से, मतलब आज तक पृथ्वी के कोर तक कोई पहुंचा ही नहीं। एक कोर मूवी है हॉलीवुड का, लेकिन वो सब सिर्फ फिल्म है, सच्चाई नहीं है, ठीक है। कि कोर तक जाना इतना संभव ही नहीं है, क्योंकि कोर बहुत गहरा है और अभी तक हम लोग 12 किलोमीटर तक ही पृथ्वी के अंदर नीचे तक जा पहुँचे, ठीक। उसके नीचे हम लोग गए ही नहीं। अब उसके अंदर आपको 6000 प्लस जाइएगा किलोमीटर में, तब जा करके आप पृथ्वी का एकदम बीच में सेंटर पे पहुँचिएगा, केंद्र पे पहुँचिएगा, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो वहाँ तक जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया। तो ये सब कल्पना है, हो सकता है, कल्पना कह सकते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं, सिद्धांत इसको ज़्यादा माना जाए, ठीक है, जिसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चल पाता है। अब देखिए सबसे पहला जो पता चलता है वो भूकंपीय तरंग के माध्यम से पता चलता है। जो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो रेखांकित भूकंपीय तरंग के लक्षण ठोस एवं द्रव चट्टानी संरचना में भिन्न भिन्न होने से हमें भूगर्भ में चट्टानों की भिन्नता की जानकारी प्राप्त होती है। चूँकि आपको पता होगा कि जो भूकंपीय तरंग होते हैं वो मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी, प्राथमिक तरंग, जो कि बहुत तीव्र गति से आता है, तीव्र गति से आता है, वो उतना खतरनाक नहीं होता है। उसके बाद सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो पहला का गति अनुदैर्घ्य के रूप में वो जाएगा, अनुदैर्घ्य के रूप में, जैसे पानी वेव या ध्वनि का वेव होता है वैसे। और ये जो दूसरा तरंग होता है सेकेंडरी, ये उससे ज़्यादा जो है आपका तीव्र गति से, उससे कम तीव्र गति होता है लेकिन ज़्यादा खतरनाक होता है आपका उससे, प्राइमरी से सेकेंडरी। और ये जो है अनुप्रस्थ लाइट के रूप में जाता है, लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है एल तरंग, उसको कई बार हम लोग लव तरंग भी कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वो अनुदैर्घ्य के रूप में भी कहीं जाएगा, कहीं अनुप्रस्थ के रूप में, सबसे ज़्यादा वो खतरनाक होता है। और जब आपका कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्षति हुआ, तो उस समय आप देखेंगे तो उस समय एल तरंग ही आता है पृथ्वी पर, ठीक है। अब देखिए तो कई बार पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर या खतरनाक तरंग कौन सा है। गति के बारे में, गति सबसे ज़्यादा प्राइमरी का ही होगा, ठीक है, उससे कम होगा सेकेंडरी वेव्स का, और सबसे कम गति होता है सरफेस वेव्स या पृष्ठीय वेव्स, इसको कहते हैं एल तरंग, ठीक है। तो
याद रखिएगा सबसे खतरनाक एल ही होता है, क्योंकि ये सबसे आराम, देख रहे हैं लव वेव इसको कहा गया है, ठीक है, लव के रूप में जा रहा है, लव बना हुआ ना लव के साइन में, ठीक है, तो ये लव वेव कहलाता है। सेकेंडरी वेव इस रूप में जाएगा आपको, और प्राइमरी वेव है ये आपका जो जाता है अनुदैर्घ्य के रूप में, कंप्रेशन होगा, उतना क्षति नहीं पहुंचाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए सब तरंग का अपना अपना विशेषता है, ये जो है तीनों में पास कर जाएगा, प्राइमरी तरंग जो होगा ठोस द्रव गैस तीनों में पास होगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये द्रव में पास नहीं होता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं उसकी। देखिए पी तरंग की गति सर्वाधिक होती है, पी की गति क्या होगी, सर्वाधिक होगी, लेकिन एस तरंग की जो गति होगी वो प्राइमरी से कम होगी, पी तरंग से कम होगी, और सबसे कम गति एल तरंग की होगी, बहुत स्लो गति में जाएगा, पूरा डुलाते हुए पृथ्वी को लगेगा, आपको लगेगा कि नौका पे सवार है, ठीक है, वो जब तरंग आएगा तो बहुत हानि पहुंचाता है। उसके बाद आवृत्ति सर्वाधिक गति में होगा, मध्यम होगा, सबसे कम होगा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। संरचना का माध्यम ठोस तरल गैस, तीनों में ये प्रवाहित होती है, प्राइमरी तरंग जो है वो तीनों में पास करेगा, लेकिन जो सेकेंडरी तरंग होगा, ठीक है, वो केवल ठोस में ही पास करता है, और यही इसी से पता चल जाता है कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर में तरल में है, क्योंकि उससे वो तरंग पास नहीं करता है, तो वैज्ञानिक मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, लिक्विड अवस्था में है पृथ्वी का पास, और ये धरातल के समीप ही चलती है, ये धरातल के ऊपर ऊपर ही चलेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो तरंग की प्रकृति अभी तुरंत हमने बताया था, आपका जो प्राइमरी तरंग है वो अनुदैर्घ्य है, सेकेंडरी का अनुप्रस्थ है, और आपका एल तरंग जो लव तरंग बोलते हैं उसका दोनों है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों है। सदृशता ध्वनि तरंग के समान होता है, अभी अनुदैर्घ्य का मतलब ये ध्वनि तरंग के समान, अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे, और जो आपका लव तरंगे हैं नौका की तरह, आप अगर वो आएगा तो लगेगा कि आप तैर रहे हैं, उतना वो आपको जल तरंगों के समान आपको लगेगा, ठीक है। तीव्रता सबसे कम होगी किसकी, प्राइमरी की, सबसे अपेक्षा मध्यम होगा पी का, सबसे अधिक तीव्रता होगा एल का, ठीक है। आयाम विस्तार सबसे कम, इसका मध्यम, सर्वाधिक। सबसे विनाशकारी तरंग अगर कोई पूछेगा वो आपका एल तरंग है, उससे कम विनाशकारी आपका सेकेंडरी है, और सबसे कम प्राइमरी है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, और इसी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कहाँ क्या है, कहाँ ठोस है, कहाँ द्रव है, कहाँ क्या है, ठीक है। अब देखिए भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मेन रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला जो कोर है, ठीक है, तो उसको बोला गया क्या, नीफ है, निकेल और फेरस से बना हुआ नीफ है। उसके बाद आपका सीमा है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। सबसे ऊपर में सियाल होता है, सबसे ऊपर में सियाल होता है, सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम का बना होगा, ठीक है, और इसको हम लोग एल्युमिनियम, ठीक है। तो जो सीमा है, सियाल है, वो भूपर्पट्टी में होगा सियाल, तो भूपर्पट्टी पे जो सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम होता है, ठीक। ऐसे तत्व पूछे तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन धातु तत्व पूछे तो एल्युमिनियम, चूंकि सियाल उसको नाम ही दिया गया है सिलिका एल्युमिनियम। तो भूपर्पट्टी सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक मैक्सिमम होगा, लगभग 33 से 50 किलोमीटर के बीच में ये रहता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। उसके बाद लगभग 2900 किलोमीटर तक, उसके नीचे अगर जाइएगा तो 2900 किलोमीटर तक मेटल आपको मिलेगा, मेंटल उसको बोलते हैं, द मेंटल। और सबसे नीचे अगर आप लगभग 6300 किलोमीटर तक जाइएगा तो वो आपका कोर होता है, तो कोर, उसके बाद मेंटल, उसके बाद भूपर्पट्टी, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो क्रस्ट होता है भूपर्पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, मेंटल मध्यवर्ती परत है, कोर सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में जो अगर पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अगर तत्व में धातु तत्व पूछे तब एल्युमिनियम बोलना है। उसके बाद दूसरा तत्व है सिलिकॉन, पीएसएल, तीनों भूकंपीय तरंग ऊपर में पास करेगा, ठीक है। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जिसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ठीक है। मोटा ऐसे 50, कहीं कहीं 50 भी होता है, लेकिन 33 औसत इसको माना गया है। महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई लगभग 48 किलोमीटर, जो आपका महाद्वीप है वहाँ पे ज़्यादा मोटा होगा भूपर्पट्टी,
अगर महासागर है तो वहाँ कम होगा, लेकिन औसत 33 याद रखिएगा। जबकि महासागरों के नीचे जो है इसकी औसत मोटाई मात्र 5 किलोमीटर है। चूँकि महासागर में तो ऊपर भूपरपट्टी है नहीं, नीचे तो आपका डायरेक्ट जो है चट्टान है, ठीक है। तो यहाँ पे कम ऊंचाई, मतलब कह सकते गहराई होता है भूपरपट्टी का। कहाँ पे? तो महासागर में, ठीक है। और जो जो हम लोग नीचे जाएंगे त्यों तो पृथ्वी का घनत्व भी बढ़ते जाता है, ये भी याद रखना है आपको। क्रस्ट का महाद्वीपीय भाग जो होता है, ये भी याद रखिएगा, जो ऊपर वाला जो महाद्वीपीय भाग वो होता है ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ होता है। जो धरातल वाला पार्ट है पृथ्वी का, वो ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है, जो आपका महाद्वीप वाला पार्ट है, थल वाला भाग। लेकिन जो महासागर वाला पार्ट है, याद रखिएगा, वो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महासागर का जो भूपरपट्टी है किन चट्टानों से मिलकर बना है? तो महासागर का भूपरपट्टी जो है स्क्रीन ऑफ हो गया है, सबको स्क्रीन ऑफ है क्या? क्या सभी लोगों को स्क्रीन ऑफ दिख रहा है? क्या सभी लोगों को स्क्रीन ऑफ दिख रहा है? जरा बताएंगे। क्या सभी लोगों को स्क्रीन ऑफ दिख रहा है? ओके, ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है डायरेक्ट ऑन स्क्रीन आ जाते हैं। सबको ऑफ दिख रहा है? कब से दिख रहा है? थोड़ा देर हो गया नहीं? हम लोग अब जो है ऑन स्क्रीन आते हैं, ऑन स्क्रीन ही आपका जो है क्लास अभी करते हैं, ठीक है। अब क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है? जरा बताएंगे। अब स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? जरा बता देंगे स्क्रीन शेयर हो रहा है? चलिए, यहाँ तक हमने अभी आपको बता दिया। ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक जो होगी वो आपका भूपरपट्टी में होगा। अगर पूछे कि भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, और दूसरा तत्व है सिलिकॉन, ठीक है। लेकिन धातु तत्व पूछे तो एल्युमिनियम बोलना है। लेकिन पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला जो धातु तत्व है वो आपका लोहा है, चूँकि कोर पूरा लोहे का ही बना हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया। क्रस्ट का महाद्वीपीय भाग याद रखिएगा ग्रेनाइट से बना होता है, ठीक है। क्रस्ट जो भूपरपट्टी है, यानी महाद्वीप का जो ऊपर वाला पार्ट है भूपरपट्टी, वो ग्रेनाइट चट्टान से मिलके बना होता है।
जबकि जो महासागर है उसका जो निर्माण हुआ है भूपर्पट्टी का वो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कोनार्ड असभ्यता भूपर्पट्टी को दो भागों में बांटता है। अब देखिए भूपर्पट्टी भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका बाह्य भूपर्पट्टी, एक आंतरिक, और उसके बीच में जो एक रेखा खींचा जाता है उसको कोनार्ड असंबद्धता बोलते हैं। ये याद रखिएगा। ये ऊपर वाला, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक सेकेंड, थोड़ा पेन वाला जो सिस्टम है वो अभी थोड़ा देर में मैं सेट करूँगा। इसे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए पूरा गहराई की बात करें तो जो ऊपर वाला पृथ्वी का जो पार्ट है, ठीक है, तो ये में ऊपर में जो जैसे ये भूपर्पट्टी है तो इसमें एक रेखा जो आपका ये मान के चलिए एक यहाँ एक यहाँ, ये नीचे वाला आपका हो गया कोर हो गया, ये मेंटल हो गया और ये भूपर्पट्टी हो गया। तो भूपर्पट्टी को भी दो भाग में बांटा गया, एक आपका ऊपर वाला ऊपरी भूपर्पट्टी, एक आंतरिक। तो ऊपरी और आंतरिक के बीच में जो ये रेखा है असंबद्धता कहा जाता है, इसको कोनार्ड कहा गया, तो ये याद रखिएगा। और ये भूपर्पट्टी का औसत घनत्व तो 2.65 होता है। जो जो आप नीचे जाइएगा त्यों त्यों आपका क्या होगा कि घनत्व बढ़ता जाएगा। और महासागर तल का औसत घनत्व 3.0 होता है, यानी महासागर का घनत्व ज़्यादा होता है भूपर्पट्टी जो स्थल भाग है उसके अपेक्षा। ठीक है, समस्त पृथ्वी पर ये जो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है, लोहा जो है वो 35.5 है, ऑक्सीजन 30 है। ठीक है, तो धातु तत्व पूछे तो आपको लोहा ही बोलना है पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं? चलिए, उसके बाद सिलिकॉन है दूसरे नंबर पे, मैग्नीशियम है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे निकेल है। उसके बाद गंधक है 1.9, एल्युमिनियम 1.1। लेकिन भूपर्पट्टी में अगर पूछे सबसे अधिक पाया जाने वाला धात्विक तत्व तो आपको एल्युमिनियम बोलना है। उसके नीचे हमने बताया जैसे ये पूरा पृथ्वी को अगर गहराई तक गए तो बीच वाला पोर्शन जो है वो ऊपर वाला तो भूपर्पट्टी हमने बता ही दिया आपको। अब बीच वाला जो पोर्शन है वो मेंटल है। मेंटल में भी आपको जो है ये क्रस्ट जो भूपर्पट्टी उसके नीचे ये मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, और ये सबसे गहरा होता है, ये लगभग 2900 किलोमीटर तक का है। अगर ये रेंज करें, अगर ये कोर है, ये इसको हम कोर लिख दें, बीच में जो आपका ये मेंटल है, ये आपका बीच वाला जो पोर्शन हो गया ये मेंटल हो गया। ऊपर में आपका इसको मान लेते हैं हम लोग भूपर्पट्टी। ठीक है, क्रस्ट। और ये आपका हो गया मेंटल। तो मेंटल के बीच भी जो है मोह और संबद्धता जो है वो आपका कोर और ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है। तो ये याद रखें, कई बार पूछा है कि क्रस्ट और जो मेंटल के बीच में जो एक सीमा रेखा है वो क्या कहलाता है, तो मोह और संबद्धता कहलाता है। और ये जो पूरा मेंटल है उसका जो गहराई है 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इसमें P और S दोनों तरंग तीव्र गति से पास करती है, इसका मतलब है कि ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, और इसका घनत्व तो अधिक है और चट्टान के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग सेकेंडरी तभी पास करेगी जब वो ठोस अवस्था में रहेगा। उसके बाद सबसे नीचे हमने बताया कोर है, 2900 किलोमीटर से लेकर के आप चले जाइए पृथ्वी का जो आपका सेंटर है वहाँ तक, और लगभग 5100 किलोमीटर इसका माना जाता है। और मेंटल और कोर, ठीक है, ये मान के चलिए अगर ये कोर है ये मेंटल है, तो ये बीच का जो एक रेखा है सीमा रेखा उसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। कई बार पूछेगा कि गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ पे स्थित है, तो मेंटल और कोर के बीच में है, जो कि कोर और मेंटल को अलग करता है। तो ये याद रखिएगा। ये एस तरंग के वेग भी कमी आती है, एस तरंग का वेग कमी आती है, इससे पता चलता है जो कोर है उसका बाहरी जो सतह है वो लिक्विड का बना होता है। चूंकि सेकेंडरी वेव जो होती है वो उसमें वो लिक्विड में पास नहीं करता या स्लो करता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है जो कोर का जो ऊपरी सतह है वो लिक्विड अवस्था में या प्लास्टिक अवस्था कह सकते हैं उसको। उसके बाद फिर नीचे में प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके लगभग 5100 किलोमीटर गहराई पर पी तरंगों के वेग में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। फिर देखा जाए तो फिर उसका जो तरंग है वो वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब है कि 5100 किलोमीटर
के बाद जो गहराई फिर जो है वो आपका ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य में जो एक असंबद्धता है तो वो लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा कि सबसे पहले ये आपका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, मैं पेन से ये माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पेन अभी मैंने इसको लगाया नहीं था। तो ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया ये आपका भूपर्पट्टी हो गया। भूपर्पट्टी में भी ऊपर वाला पार्ट और अंदर वाला पार्ट, इसको एक रेखा बांटा। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, तो देखिए उसका नाम जो था वो क्या नाम था, तो कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, कोनार्ड असंबद्धता। फिर आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता बांटा उसको मोहो असंबद्धता कहा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कोर और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता बांटा गया, कोर और मेंटल के बीच में, उसको गुटेनबर्ग कहा गया। और जो कोर में भी आंतरिक कोर और बाह्य कोर को जो बांटा गया, कोर का भी दो पार्ट है, एक आंतरिक और बाह्य, उसको लेहमैन असंबद्धता कहा गया। तो ये याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछ देता है। ठीक है, अब आते हैं जो चट्टान का जो निर्माण हुआ है, आपने पढ़ा होगा जब पृथ्वी के अंदर से जो लावा मैग्मा जब बाहर निकलती है ज्वालामुखी विस्फोट के साथ, तो बाहर में ठंडा होने के बाद वो जम जाती है, जिससे चट्टान रवेदार हो जाता है और उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाए। चूँकि इसमें लिक्विड अवस्था में एकदम गर्म रहता है, तो कोई जीवाश्म अगर जाएगा भी, उस बीच में आएगा भी तो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो इस कारण से जीवाश्म नहीं होगा, चूँकि वो गर्म लावा और मैग्मा के ही ठंडा होने से बनता है आग्नेय चट्टान, तो उसमें कोई जीवाश्म रहेगा नहीं रहेगा, चूँकि वो गर्म रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन चट्टान में विभिन्न प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिज की प्रधानता होती है, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आदि प्रमुख आग्नेय चट्टान है। कई बार पूछेगा इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान है, कौन सा अवसादी चट्टान है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। अवसादी चट्टान, इन चट्टानों में व्यवस्थित परतें पाई जाएगी। ठीक है, और ये जो बनेगा ये जीवाश्म के माध्यम से या परत दर परत जो है कण के माध्यम से जमा होते होते ये बन जाता है। तो इनका निर्माण अपरदन के कारकों अथवा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के जमाव या इनके लंबे समय से संगठित होने के फलस्वरूप आपका अवसादी चट्टान बनता है। और इन चट्टानों में जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म होगा, क्योंकि ये जीवाश्मों के अवशेष से ही बनेंगे। अगर कोयला पूछे तो कोयला एक प्रकार का क्या है, अवसादी चट्टान है। तो जिसमें, या खनिज तेल जिसमें होगा, तो जिसमें आपका जीवाश्म होगा तो वो अवसादी चट्टान होगा, जिसमें जीवाश्म नहीं होगा वो आपका कौन सा चट्टान होगा, तो वो आपका आग्नेय चट्टान होगा। और फिर रूपांतरित चट्टान हुआ, जो दोनों आग्नेय और अवसादी ताप दाब के बाद वो क्या बदल जाते हैं। ठीक है, स्वरूप उसका क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग रूपांतरित या कायांतरित बोलते हैं। अगर पूछे बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, चूना पत्थर, तो ये सब अवसादी चट्टान है। सेल, कोयला, ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, ये चट्टान रवेदार, छिद्रयुक्त, दरार आदि लक्षणों से युक्त होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। रूपांतरित चट्टान अभी तुरंत हमने बताया, जब ताप दाब के या विघटन के फलस्वरूप क्या होगा कि चट्टान का रूप बदल जाता है। ठीक है, ये मूल चट्टान रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे ग्रेनाइट नीस में बदल जाएगा। ये सब आग्नेय के हैं। बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है, जो कि एम्फिबोलाइट या ग्रीन स्टोन में बदल जाएगा। गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाएगा। अवसादी जैसे बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान या क्वार्जाइट में बदल जाएगा। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अवसादी चट्टान चूना पत्थर का रूपांतरण किस चट्टान में होता है, संगमरमर। कोयला ग्रेफाइट में बदल जाएगा। तो ग्रेफाइट भी एक प्रकार के अवसादी चट्टान ही, रूपांतरित चट्टान है। कोयला क्या है, अवसादी चट्टान है। तो ये याद रखिएगा। सेल स्लेट में बदल जाता है। रूपांतरित स्लेट फिर फाइलाइट में भी बदल जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला प्रतिशत सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46.8, सिलिकॉन है 27.7%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%। ये आपका भूपर्पट्टी का पार्ट है। ठीक है, मैग्नीशियम 2.0। तो आज इतना ही मैं रहने देता हूँ, फिर दूसरे क्लास में फिर आगे मैं आपको करवाऊँगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा चीज़ हमने ज्योग्राफी में आज आपको समझाने का प्रयास किया है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। रिवीजन क्लास है, थोड़ा तेज़ी से हमने खींचा है, लेकिन आपको ऑलरेडी कंटेंट में आराम से पढ़ाया हुआ भी वीडियो आपको अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर देखते रहिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।